हेलो एवरीवन। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जनन एवं स्वास्थ्य से। जैसा कि हमने आपसे वादा भी किया था कि इसके बाद की जो वीडियो आएगी वो जनन एवं स्वास्थ्य से होगी। इससे पहले जनन चैप्टर जो कि क्लास 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और साथ ही साथ जो है पहला लेसन है बायोलॉजी का, उसे मैंने पूरी तरह से अपलोड कर दिया है। स्टडी CBL क्लासेस पर जा कर के आप पूरा जनन चैप्टर बड़े ही आसानी से पढ़ सकते हो और एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हें आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो और अपनी नोट्स तैयार करके याद कर सकते हो। फिर इसका दूसरा पार्ट जो हमने लाने को कहा था, जिसका नाम है जनन एवं स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसे हम लेकर आ चुके हैं। और जनन एवं स्वास्थ्य जो है आज से शुरू हो रहा है, तो सभी दोस्तों तक इस वीडियो के लिंक को या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम अब बहुत ही पास है और इस दौरान केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अन्य विषयों के आपको महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही साथ उनसे जुड़ी हुई वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, सारे दोस्त में ध्यान दें कि आप सभी के लिए भी जो है स्टडी CBL क्लासेस हमेशा से लगा रहा है और लगा रहेगा। कुछ कारणवश जो है इस वीडियो में थोड़ी सी देर ज़रूर हो जाती है, मगर कभी उम्मीद नहीं करते हैं कि हम रेगुलर ऐसा करेंगे। हम हमेशा जो है अपने कार्यों में लगे रहेंगे, आपसे इसी प्रकार से आपकी सफलता में सहायक बनते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जनन एवं स्वास्थ्य। पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं, ठीक है। जनन स्वास्थ्य में क्या है, मानव जनन जब आपने पढ़ा था तो उसमें हमने आपको बताया था कि मानव जनन क्या है, किस प्रकार से जो है जनन की परिभाषा की, जितने भी प्रकार के जो है जीव हैं अपने ही जैसे जब संततियों को जन्म देते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जनन कहा जाता है। अब यहाँ से जनन तो हो गया, लेकिन जनन के बाद जनन की प्रक्रिया भी आपने पढ़ ली थी, लेकिन जनन के अंतर्गत आने वाली क्या क्या जो है परेशानियां हैं, या क्या क्या जो है परेशानियों के साथ साथ उन परेशानियों का निवारण क्या है, और साथ ही साथ जो जनन में किन किन जो है बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ जो है कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मानव जनन एवं स्वास्थ्य की शुरुआत होती है। जनन करने के साथ साथ जो है जनन से जुड़े हुए जो है स्वास्थ्य सभी जो है चीज़ों को जानना आवश्यक है कि किस प्रकार का जनन एक प्रकार का जो है सुरक्षित जनन माना जाता है, या किस प्रकार का यौन संबंध सुरक्षित यौन संबंध माना जाता है, किस प्रकार की चीज़ें जो है जनन एवं स्वास्थ्य को दिखाती हैं। तो सबसे पहले परिभाषा जनन एवं स्वास्थ्य की या जनन स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO कहते हैं, के अनुसार जनन स्वास्थ्य से तात्पर्य जनन के सभी पहलुओं के साथ साथ शारीरिक, भावात्मक, व्यवहारात्मक, सामाजिक स्वास्थ्य है, ठीक है। शारीरिक है भी है, भावनात्मक भी है, व्यवहारात्मक भी है और सामाजिक स्वास्थ्य है। परिवार नियोजन, देखिए नियोजन का मतलब होता है छोटा करना, संकुचित करना, ठीक है ना। और नियोजन का मतलब होता है समेटना। तो परिवार को छोटा से छोटा बनाए रखना था, जनसंख्या में कमी करके जो परिवार को छोटा बनाया जा सकता है। और इसके लिए जो है बहुत सारे जो है जनसंख्या विस्फोट वगैरह जो टॉपिक इसी में आएंगे, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, जो हर साल पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न जो है कि जनसंख्या वृद्धि की जो है कारण बताइए, या जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे क्या आपको बताई जाएंगी। और सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो परिवार नियोजन का मतलब होता है परिवार को कम करना, परिवार को जो है घटाना। तो यहाँ से परिवार नियोजन की शुरुआत सन 1951 में हुई थी। 1951 ईस्वी में परिवार नियोजन की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को जनन से संबंधित बातों के बारे में जागरूकता किया गया था। स्वस्थ समाज पाने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। एक स्वस्थ समाज पाने के लिए दिन प्रतिदिन जो है सरकार द्वारा अनेक अभियान चलाए जाते हैं। जो भी कह सकते हैं कि सरकारी अस्पताल हैं, जितने भी जो है गवर्नमेंट चिकित्सा है या फिर प्राइवेट अस्पताल हैं, जितने भी, वहाँ पे कई तरह की मुहिम चलाई जा रही है जो कि जनन एवं स्वास्थ्य से संबंधित है। जच्चा बच्चा जो भी जिस प्रकार की भी चीज़ें हैं, आप अक्सर जाते होंगे
तो देखते होंगे कई प्रकार के जो है मुहिम चलाई जा रही है, ठीक है ना। उन सभी में ये चीज़ें हैं कि जनन स्वास्थ्य से लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है। उसके बाद जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। जनसंख्या मतलब होता है जीवों की संख्या, मनुष्य की संख्या स्पेशली, और विस्फोट का मतलब जब कोई चीज़ विस्फोट करती तेजी से बढ़ जाती है, फैल जाती है, छिटक जाती है, यानी तेजी से जनसंख्या का बढ़ना ही जनसंख्या क्या है, विस्फोट है। यानी कि मनुष्यों की संख्या में तेजी से आई वृद्धि को ही क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट की जो है संज्ञा देते हैं। हमारे देश में जनसंख्या सन 1981 से लगभग 70 करोड़ थी। जब 1981 था तो उस समय भारत की जनसंख्या जो है, हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी करोड़ थी, 70 करोड़ थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार ये लगभग 121.07 करोड़ हो गई, लगभग 121.07 करोड़ बढ़कर हो गई, समझ सकते हैं। विश्व भर में भारत चीन के बाद जनसंख्या दूसरे स्थान पर है, यानी चीन के बाद दूसरे नंबर पर अगर कोई देश है जनसंख्या में तो वो भारत है। अभी 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है और ये उम्मीद है कि अगर जनगणना होगी तो हो सकता है कहीं भारत पहले नंबर पर ना निकल जाए जनसंख्या के दृष्टिकोण से, ठीक है। विश्व में कुल जनसंख्या का लगभग 15.5% अकेले भारतीय रहते हैं। 15.5% कुल जो है पॉपुलेशन का जो है कौन रहते हैं, भारतीय। जनसंख्या विस्फोट के कारण, जनसंख्या विस्फोट के कारण चलते हैं क्या कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे जनसंख्या वृद्धि होती है। नंबर 1, मृत्यु दर में निरंतर कमी। कहने का तात्पर्य ये है कि मरना तो कोई नहीं चाहता, इसलिए मृत्यु दर में निरंतर कमी हो रही है। मातृ दर में कमी, मातृ मृत्यु दर में कमी, यानी पहले ऐसा होता था अब ऐसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन पहले हो क्या जाता था कि देखिए, जो चिकित्सा क्षेत्रों में कमी के कारण, ज्ञान के अभाव के कारण, या इतनी हमारी टेक्नोलॉजी विकसित ना होने का जन्म देते हुए जो है मातृ यानी माता की मृत्यु अधिकांश हो जाती थी, जिसमें बहुत कमी आई है और ये अच्छी बात भी है। और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आ गई है, इससे शिशु भी कभी कभी मर जाते थे जन्म के दौरान, इसमें भी कमी आई है, ठीक है। जहाँ इसे हम अपनी एक सफलता गिना सकते हैं, वहीं पर हम जो है इसे अपनी एक प्रकार से अब इसे दुर्भाग्य भी कहा जाएगा, सफलता भी कहा जाएगा। किस चीज़ से आप खुश हो, किस चीज़ से ना, वो अलग बात है। इनमें कमी आई है तो कहीं ना कहीं भारत को सफलता मिली है, लेकिन जनसंख्या तो वृद्धि हुई ही है। जनन आयु वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि। जनन आयु वाले जितने भी व्यक्ति, जनन आयु वाले मतलब होता है कि जो 18 से 30 वर्ष के व्यक्ति हैं, 30-35 वर्ष के व्यक्ति, वो जनन आयु की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इतने उम्र के लोगों में जो है जनन क्षमता बहुत अधिक होती है और इनमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है ना। और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव हो सकता है। जैसे तेजी से जनसंख्या बढ़ेगी तो किन किन मूलभूत आवश्यकताओं का जो अभाव होगा, पहली बात तो घर नहीं होंगे, अन्न की कमी पड़ जाएगी, खाने के कपड़े की कमी पड़ जाएगी आदि, ये सभी बहुत बेसिक समस्याएं हैं और इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ घर, अन्न, कपड़े, इन सब की क्या हो सकती है, कमी हो सकती है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी तरीका था गर्भ निरोधकों का प्रचार प्रसार। उस समय जो है सबसे अच्छा प्रभावी प्रसार क्या था, गर्भ निरोधकों का प्रचार प्रसार। छोटे परिवार वाले दंपतियों को प्रोत्साहन देना, जो छोटे परिवार दंपति हैं उनका बढ़ चढ़ के जो है सहयोग करना, उनका जो है एक बार कह सकते हैं कि उनको समाज में पुरस्कृत करना, क्योंकि छोटा परिवार ही सबको प्रेरणा देगा कि सभी लोग जो है छोटे छोटे परिवार ही रखें। विवाह की वैधानिक आयु के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है। अभी के लिए जो है लड़की की जो आयु है, स्त्री की आयु है विवाह के लिए, वो 18 वर्ष आकी जाती है और पुरुष की जो है 21 वर्ष सुनिश्चित की गई है। गर्भ निरोधक, अब एक गर्भ निरोधक मतलब होता है रोकना, और गर्भ को रोकना, गर्भ को रोकने का मतलब ये है कि गर्भ को ठहरने ना देना, ठीक है ना। गर्भ को ठहरने ना देना, कम से कम एक आदर्श गर्भ निरोधकों में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। यह आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए, यानी हर जगहों पर जो जितने भी
शॉप्स हैं, मेडिकल शॉप्स हैं या फिर सरकारी चिकित्सालय है, वहाँ पे ये दवाइयाँ, गर्भ निरोधक गोलियाँ ये आसानी से या फिर ऐसे उपकरण आसानी से क्या होने चाहिए, उपलब्ध हो जाने चाहिए। और साथ ही साथ यह पूर्ण रूपेण कारगर होना चाहिए, मतलब पूरी तरह से काम करे। ऐसा नहीं है कि काम ना करे फिर उसके बाद दिक्कत हो, ठीक है ना? और यह प्रयोग में सहज सरल होना चाहिए। इसका इतना आसान होना चाहिए कि हर एक जो है स्त्री या पुरुष इसका उपयोग क्या कर सके, आसानी से कर सके। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, गर्भ निरोधक कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है? आगे जो है, यह उपयोगकर्ता की यौन क्रिया में बाधक नहीं होना चाहिए, यानी उपयोगकर्ता इसके बाद भी जो है यौन क्रिया जारी रख सके, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? गर्भ निरोधकों के प्रकार। तो गर्भ निरोधक कितने प्रकार के होते हैं? तो गर्भ निरोधकों के प्रकार देखिए, ये सब बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है जो चल रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो है नॉर्मली क्लासेस में जो है टीचर्स बताते हैं, मगर बहुत ओपनली नहीं बताते, लेकिन वीडियो से आपको सारी चीज़ें बहुत ओपनली मिल सकती हैं, जिसको आप समझना चाहते हो, ठीक है? मे बी कुछ बच्चे हैं जो सारी बातों को समझते हैं, कुछ बच्चे जो है अगर टीचर सीक्रेटली करके पढ़ाता तो कुछ बच्चे कुछ बातों को समझते, कुछ नहीं समझ पाते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं ये तो कहूँगा कि जितने भी बच्चे जो है थोड़ा बहुत अगर जिनके बारे में जानते हैं तो उस सारी बातों को बड़े ही डिटेल में समझेंगे, और समझेंगे तो लिखेंगे भी, और लिखेंगे तो फिर नंबर तो आना लाजमी है, ठीक है? तो चलिए, यह विधि अंडाणु एवं शुक्राणु को के मिलने के रोकने का सिद्धांत है, क्योंकि जब अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं तभी जाकर जनन होता है, और जनन में किसी प्रकार से बाधक बनने के लिए जो है विधि अपनाई जाती है। जैसे पहले लोग क्या करते थे, जब ये गर्भ निरोधक गोलियां नहीं थी या फिर संयम बरतने के लिए लोग जो है आवधिक संयम करते थे। इसमें क्या है, एक दंपति के मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच में मैथुन क्रिया नहीं करते थे। यानी जब पीरियड्स आने वाले होते थे, मासिक चक्र होने वाला होता था, तो उसके 10वें से 17वें दिन तक बीच मैथुन क्रिया नहीं करते थे, क्योंकि इस दौरान गर्भाधारण की बहुत अधिक अवसर होते थे। 10 से 17 दिन के अंदर क्या होता था, गर्भाधारण के बहुत अधिक अवसर होते थे, ठीक है? मगर ये कोई मतलब ये बहुत निश्चित नहीं था, ये एक आप ये कह सकते हैं कि किसी प्रकार की उस समय के लिए सब इस पर विश्वास करते थे, मगर आप ये समझिए कि एक प्रकार का वहम था सबका, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? स्तनपान अनावर्त। प्रसव पश्चात माँ जब तक शिशु को स्तनपान कराती रहती थी, तब तक ऋतुस्राव चक्र अंडोत्सर्ग आरंभ नहीं होता था, ये भी माना जाता था। यह विधि लगभग 6 माह तक कारगर मानी गई है इसके प्रसव के बाद, ठीक है? प्रसव के बाद 6 माह तक कारगर मानी गई है, मगर इन पर बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं ले सकते, ठीक है ना? मैंने कहा ना अभी। और रासायनिक विधियों में क्या है, वो ये है वर्तिका विधि, जेली एवं क्रीम विधि, शुक्राणुनाशक विधि। ये शुक्राणुनाशक रसायन होते हैं, जो भी हैं, शुक्राणुनाशक रसायन होते हैं। गर्भ निरोधक गोलियाँ उसके बाद आई, गर्भ निरोधक गोलियाँ। इसमें एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होते थे। जो जो गर्भ निरोधक गोलियाँ आती थी, गर्भ को रोकने वाली गोलियाँ आती थी, इसमें एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होते थे। यह गोली ऋतुस्राव आरंभ होने के 5वें यानी पीरियड्स आने के 5वें अथवा 7वें दिन से स्त्रियों को 21वें दिन तक दी जाती है। इसमें डिंभोत्सर्ग की क्रिया रुक जाती है, मतलब अंडे नहीं बनते हैं, ठीक है ना? अंडे नहीं बनते हैं। सर्वाधिक प्रभावी और आसान तरीका है, ये सबसे प्रभावित और आसान तरीका है, जिसको कहते हैं मालाडी। मालाडी एक प्रकार की गर्भ निरोधक गोली है, सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां हैं उस टाइम के लिए, ठीक है? सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली सप्ताह में 1 बार ली जाती है। सहेली नामक जो है मालाडी, सहेली मालाडी रोज ली जाती थी, और सहेली नामक जो है गर्भ निरोधक गोलियां सप्ताह में 1 बार ली जाती। सहेली गर्भ निरोधक पिल यानी गोली सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलर के रूप में कार्य करती है, और इसका रासायनिक नाम ओरमेलोक्सिफेन था, ओरमेलोक्सिफेन है। और साथ ही साथ ये क्या करती है, अंडोत्सर्ग यानी अंडे के बनने को क्या करती है, रोक देती है, ठीक है? उसके बाद अब आई, उसके बाद जब गोलियों ने काम करना थोड़ा सा कम किया तो शल्य चिकित्सा आया, मतलब चीड़-फाड़ या ऑपरेशन कह सकते हैं, नसबंदी कह सकते हैं, बांध्यकरण कह सकते हैं। इसे बांध्यकरण भी कहते हैं। शल्य चिकित्सा को क्या कहते हैं, बांध्यकरण, नसबंदी। इसमें अस्थायी रूप से गर्भधारण प्रक्रिया को रोका जा सकता है, हमेशा के लिए रोका जा सकता है। यानी शुक्रवाहिनी नलिका को ही काट दिया जाए तो
शुक्राणु निकलेगा ही नहीं, वीर्य निकलेगा ही नहीं, जिससे क्या होगा, गर्भ वैसे ही जो है क्या होगा, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, हमेशा के लिए, ठीक है, अस्थायी रूप से रुक सकता है। बाध्यकर प्रक्रिया को पुरुषों में शुक्राणु उच्छेदन या शुक्राणु नलिका को बंद करने तथा महिलाओं के लिए डिंब वाहिनी नलिका उच्छेदन कहा जाता है। सगर्भता चिकित्सीय समापन, सगर्भता ये इंपॉर्टेंट है, सगर्भता चिकित्सीय समापन गर्भावस्था के पूर्ण होने से पहले, मतलब कहने का तात्पर्य ये है, गर्भावस्था के पूर्ण होने से पहले, यानी कि शिशु के गर्भ में आने के बाद जो है गर्भावस्था पूर्ण होने का मतलब तब जो है एक स्त्री बच्चे को जन्म देगी, लेकिन उससे बहुत पहले, ठीक है ना, जब ये शुरुआत ही होता है, स्वैच्छिक रूप से गर्भ समाप्त करना चिकित्सीय सगर्भता समापन एमटीपी कहते हैं, ठीक है ना। मेडिकली ट्रांसमिटेड प्रेगनेंसी मतलब होता है, टर्मिनेट प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जैसे जन्म की प्रक्रिया पूर्ण हो गई, उसके बाद जो गर्भ में शिशु जो है जैसे ही जो है शुरू होता है बनना, उसी समय जो है क्या करना, शिशु को समाप्त करना, इस सगर्भता समापन प्रक्रिया कहलाती है। यह निम्न कारणों कर अपनाई जाती है। पहला, अनचाहा गर्भधारण, यानी यदि जो है अनचाहा का मतलब मेल फीमेल में से किसी की सहमति ना हो, तो इस स्थिति में संभोग अनचाहा हो जाता है और फिर गर्भधारण ऐसा होता है, उसमें जो शिशु जन्म लेता है, तो इसे समाप्त कर सकता। उसके बाद कुछ लीगल केसेस भी होते हैं, जैसे बलात्कार जो होता है, तो इस कारण पैदा हुई अवांछित सगर्भता समाप्त करने हेतु, ऐसे भी जो है रेपिस केसेस जो बहुत सारे जो है समाज में आ रहे हैं, तो ऐसे में भी जो है क्या कि सगर्भता समापन किया जा सकता है। सगर्भता की पहली तिमाही में ही प्रेरित गर्भपात को सुरक्षित माना जाता है, ठीक है, यानी पहली तिमाही में ही क्या किया जाता है, शिशु को जो है सगर्भित वहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे अगली वीडियो में बांध्यावता। बांध्यावता का मतलब होता है नसबंदी या इन्फेरिटी, नसबंदी के बारे में बात करेंगे आगे, किस प्रकार से जन्म को रोका जा सकता है, और यहीं से बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। इसके सेकंड पार्ट को देखने के लिए तैयार रहिएगा। फर्स्ट पार्ट पूरा ढंग से देख जाइएगा, सेकंड पार्ट जब हम लेकर आएंगे तो इस चैप्टर को पूरी तरह से आपको क्या कर देंगे, तैयार करा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसके सेकंड पार्ट के साथ। स्टडी सीबीएल क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।